एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट को रिलीज आउट करता है। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब है, एक तरह का बोल सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलप हुआ। देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो लाइफ प्रोसेस में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये एक्सक्रीशन भी आता है। देखो, लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन का है, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल है, जो हम लोग सर्कुलेशन हार्ट वगैरह के बारे में पढ़े, और चौथा और लास्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। कहने का मतलब हम लोग न्यूट्रिशन ले लिए, फूड के फॉर्म में ले लिए, उसको रेस्पिरेशन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, और जो एनर्जी में कन्वर्ट किए या फिर जो भी डाइजेस्टेड फूड है या ऑक्सीजन वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, सर्कुलेट कराना है, उसके लिए हम लोग के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब हम लोग के बॉडी में बहुत ऐसा मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो वेस्ट, आई मीन एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट या फिर रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, ये तो सिंपल एक एक्सक्रीशन का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि रिमूवल ऑफ वेस्ट हम लोग बोलते हैं। अगर रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। बट एग्जैक्टली एक्सक्रीशन जो है, एग्जैक्टली एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस या वेस्ट। ठीक है, बट हम यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर हमारा बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल हो जाता है, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी का अल्टरनेट एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्मो ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ऑस्मो रेगुलेशन ही एक्सक्रीशन का इंटरचेंजेबल वर्ड हम बोल सकते हैं इन यूनिसेलुलर। बट ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होता है वो मेंटेन करना। क्योंकि बहुत ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सॉल्ट वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में चला जाता है जो कि टॉक्सिक हो जाएगा बाद में, और उसी को रिमूवल करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बट हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक्सक्रीशन के बारे में समझेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब यहाँ पे है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है? सबसे पहले ध्यान देना कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, और एक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम लोग जो रिमूव करते हैं वो यूरिया को रिमूव करते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम बोल रहे हैं वो बना कैसे? क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या? देखो, हम लोग के बॉडी में मेनली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बाकी बात हम ये तीनों बता देंगे कौन कौन सा है एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है ज्यादा, बट एक्सक्रीशन का टॉपिक है तो ये बेसिक्स है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम बता रहे थे जैसे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, उसमें हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट में हम किसको लिए हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दोगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा कैसे। तो हम लोग के बॉडी में बहुत सारा फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट वगैरह जाता है, जैसे प्रोटीन चला गया, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज चला गया, और फैट वो चला जाता है, एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाटर वगैरह जो भी है चला जाता है। लेकिन हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो यूटिलाइज होता है। अब वो यूटिलाइज होता है तो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड एक ऐसा न्यूट्रिएंट बोल सकते हो या एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा मटेरियल है जो कि बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, और अगर वो एक्सेस हुआ
तो वही एक्सेस जो होता है अमीनो एसिड वही टॉक्सिक हो जाएगा, और टॉक्सिक ज्यादा कंसंट्रेशन में जमा रह गया वो पॉइजन हो जाएगा, और पॉइजन हो जाएगा तो हमारा बॉडी डिसफंक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन वेस्ट को क्या समझे, ये एक ऐसा वेस्ट जो कि टॉक्सिक होता है और उस टॉक्सिक को रिलीज करना है हमारे बॉडी से, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन। समझ में आया? पहले एग्जैक्टली कुछ एक्सक्रीशन का डिफिनेशन समझ लो जो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक्सक्रीशन और सॉरी रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन वेस्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ पहला ऊपर। ठीक है, अब ये सॉरी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 टाइप का पड़े, लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है, मतलब वही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में है जो वेस्ट होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है, लेकिन ये यूरिया आता कहाँ से, तो ध्यान दो कि हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में यूज होता है, और अमीनो एसिड्स के फॉर्म में जब अगर यूज हो रहा है, जो यूज होना हो गया, लेकिन जो यूज नहीं हुआ वो एक्सेस अमाउंट में अगर हो गया तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो वो अमीनो एसिड जो होता है वो कन्वर्ट करता है यूरिया में, और वो यूरिया में अल्टीमेटली वो यूरिया चला जाता है ब्लड में, और ब्लड ही फिल्टर्ड होता है, और वही एक तरफ फिल्टर्ड हुआ वेस्ट के तौर पे तो वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज आउट हो गया, बाकी जो ब्लड के साथ बच गया वो बैक बॉडी में चला जाता है। मतलब अल्टीमेटली अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन वेस्ट में हम लोग ह्यूमंस के केस में यूरिया एज ए नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करता है। अब यूरिया कहाँ प्रेजेंट है, यूरिया किसमें प्रेजेंट होता है, वो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग यूरिन ही रिलीज करते हैं, कहने का मतलब ब्लड में जो वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में किडनी पे के पास जाता है, किडनी उसको फिल्टर आउट करता है, और फिल्टर आउट करके जो वेस्ट है उसको रिमूव कर लिया, और जो यूजफुल चीज है वो बैक फिर बॉडी में चला जाता है। यही है एक्सक्रीशन का मेनली, और हम लोग को पूरा चैप्टर्स में यही डील करना है कि किडनी में ऐसा क्या है जो फिल्टर्ड होता है, कैसे फिल्टर्ड होता है, मैकेनिज्म क्या है, कौन सा ग्लैंड कहाँ है, कौन सा हार्मोन काम करता है, कौन कैसे वर्क करता है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, अब देखो जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बोले हम, तो नाइट्रोजनस मतलब हर एक तीनों में नाइट्रोजन कंटेंटिंग कंपाउंड है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो अमोनिया, अगर हम पूछते हैं कि अमोनिया कौन रिलीज करेगा, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, तो हम बता रहे थे कि अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया जो है वो कौन रिलीज करता है। देखो अगर हम इस तीनों नाइट्रोजन वेस्ट में बात करें तो हाईली टॉक्सिक जो है, हाईली टॉक्सिक कौन हो जाएगा, अमोनिया, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस कौन हो जाएगा। उसके बाद अमोनिया से लेस हो जाएगा, अमोनिया से लेस यूरिया, सॉरी उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, यूरिक एसिड एंड लास्ट में है यूरिया। तो अगर टॉक्सिक की बात करें तो अमोनिया सबसे ज्यादा, उससे कम यूरिक एसिड, अब उससे भी कम यूरिया, मतलब यूरिया सबसे कम, उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद अमोनिया, मतलब हाईली टॉक्सिक, यहाँ हाई है, इससे लो यूरिक एसिड एंड उससे लो यूरिया। तो हमेशा ध्यान रखना कि अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ेगा या पड़ता है। ठीक है, तो कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर ज्यादा वाटर्स में रहेगा और वो रिलीज आउट करेगा, तो सिंपल है, जितना भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम केस में वो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे उसको रिलीज आउट करता है। मतलब कि जैसे फिश वगैरह, मेरीन फिश है, फ्रेश फिश, क्योंकि मेरीन वाटर में जो रहता है वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, अब फ्रेश वाटर वगैरह वाला लोग क्या है कि वहां पे हम लोग को ध्यान देने वाला बात है कि पानी वहां पे मिल रहा है, अमोनिया को रिलीज करने में या फिर हम उसको रिमूव करने में बॉडी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो अमोनोटोलिक मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली फिश वगैरह जो है वो अमोनोटोलिक है। उससे लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को भी रिमूव करने में वाटर का जरूरत पड़ता है लेकिन कम जरूरत पड़ता है। तो कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है वो पेस्ट लाइक होगा, मतलब वो है तुम्हारा क्या, बर्ड्स वगैरह।
तो बर्ड्स का जो रिमूवल होता है वो देखना, वो सेमी सॉलिड है, वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता, पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं होता है, मतलब उसमें थोड़ा ना बहुत अमाउंट में वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसको ज्यादा जरूरत पानी का नहीं पड़ता है। अब उसके बाद है यूरिया। यूरिया में जब यूरिया रिलीज होता है तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब इस दोनों के मुकाबले यूरिया का कम पड़ेगा, जो कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है, ठीक है। बट अगर यूरिन कंपोजिशन पढ़ने जाओगे तो उसमें देखना लिखा रहता है कि 80% के अप्रोक्स में वाटर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा पानी का जरूरत पड़ेगा। हम लोग अगर बॉडी में 3-4 लीटर पानी पियेंगे तो हमारा बॉडी का वाटर जो है वो वाटर लेवल कभी कम नहीं होता है, और यूरिन भी सही से रिलीज आउट हो जाता है। और अगर इसमें क्या होता है कि अगर पानी कम पियेंगे तो कहीं ना कहीं यूरिन का जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो वहां पे यूरिनेशन का प्रोसेस में थोड़ा ना बहुत इफेक्ट होता है, इवन बहुत जगह पे नहीं भी होता है। इसीलिए ह्यूमन के केस में जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है उसमें वाटर का जरूरत बहुत कम पड़ता है, ठीक है। ये हो गया एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस, मतलब छोटा सा ब्रीफ जो बेसिक्स था। अच्छा, इजेशन में क्या डिफरेंट है, एक्सक्रीशन एंड इजेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि एक्सक्रीशन तो यहाँ यूरिन के फॉर्म में, मतलब एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो किस पार्ट से उस वेस्ट को रिलीज आउट करेगा, तो वो है ब्लड, मतलब ब्लड पे ही वेस्ट है और उसी को वो रिलीज करता है, जो कि किडनी में जाके फिल्टर्ड वगैरह होकर वो निकलता है। हमको बता इजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब व्हाट इज इजेशन, क्या है इजेशन का मतलब क्या है, इजेशन किसको बोलते हैं, डिफाइन करो, डिफाइन ही करना और कुछ नहीं करना, इजेशन किसको बोलेंगे, या कुछ अगर एग्जांपल से समझा सकते हो तो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलो, आंसर करो। क्या हुआ जी? सर कुछ निकल बोलो। सर डाइजेस्टेड फूड जो रिमूव होता है डाइजेस्टेड फूड उसको बोल। डाइजेस्टेड फूड रिमूव कर पाओगे? अनडाइजेस्टेड। गुड। वर्ड्स हाँ में थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान हाँ दो, चलो सर। ठीक है। हमारा डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड कैसे कैसे? निकाल, ठीक है। हाँ, तो अब सिक्रीशन क्या क्या डिफरेंस है? सिक्रीशन भी तो होता है, हमारे बॉडी में बहुत कुछ सिक्रीट करता है, बताओ क्या? सर जो यूजफुल रहता है हम लोग के बॉडी के लिए। अच्छा, स्वेटिंग यूजफुल है? स्वेट यूजफुल है? यस सर, एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाता है। अच्छा, मतलब स्वेटिंग होने से सर कोई जिसका दिक्कत नहीं ज्यादा है? यूज मतलब नहीं होता है वो, मतलब वो बाद में नहीं काम आता है उस तरह से। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो ना, स्वेटिंग होना तब अच्छी बात है, और स्वेटिंग से हम लोग को कोई हार्म नहीं है, इसका मतलब तुम लोग के अकॉर्डिंग, तुम लोग के अकॉर्डिंग आंसर? तो स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी पे। वो तो फायदा है, लेकिन हाँ हार्म है या नहीं, हाँ या ना बताओ, हार्म है तो सर, क्या अगर है? एक्स्ट्रा स्वेटिंग होगा तो फिर ज्यादा पानी शरीर से निकलेगा, फिर हम लोग डिहाइड्रेट फील करेंगे। चलो, आंसर तो तुम ठीक बोले। अब सोचो अगर वाटर में, सॉरी, बॉडी में वाटर का लेवल घट जाएगा तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? तो एक जो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, सबसे पहला डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होता है तो सिर्फ पानी ही लॉस नहीं करता, इसका मतलब उसमें मिनरल्स वगैरह का भी कमी हो जाता है। गर्मी के दिनों में क्यों बोलता है, जिसको ज्यादा स्वेटिंग होता है वो अच्छी बात है, क्योंकि स्वेटिंग होना अच्छा बात है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, कहने का मतलब टेम्परेचर घटाता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिए एकमात्र तरीका गर्मी के दिन में क्या है, स्वेटिंग, उसके लिए स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, ये सब जान रहे। बट स्वेटिंग जो होता है, होता क्या है, उसमें वाटर तो निकलता है, डिहाइड्रेट का भी केस है, और वाटर के साथ साथ में सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाता है, एसेंशियल, ठीक है।
इससे बहुत ज्यादा घाटा भी है। चलो एक्सक्रीशन पढ़ा रहे तो इसमें हम जरूर बताएंगे क्या क्या इससे घाटा है। फायदा तो बस एक है कि चलो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, कूलिंग इफेक्ट जो है वो देता है। और ये होता भी है, जिसको ज्यादा स्वेटिंग है थोड़ा देर के बाद देखा बॉडी में जब पूरा स्वेट सूख जाएगा तो एकदम कूल, अंदर से बहुत ठंड लगता है, मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है, ये चीज है। या फिर अगर हम लोग फैन में आते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, वो सही है। लेकिन जो वाटर निकला, जो मिनरल्स निकला, तो वाटर तो ठीक है फुलफिल हो जाएगा, लेकिन मिनरल्स के निकल जाने से अगर मिनरल्स फुलफिल नहीं हो पाया तो सोचो कितना इशू हो जाएगा। मतलब सबसे पहला चीज हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे, और डिहाइड्रेशन से आदमी सिर्फ बेहोश ही नहीं होता है, आदमी का जान भी जा सकता है, पहला। दूसरा चीज है कि अगर ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहा है, बॉडी से सॉल्ट निकल जा रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ब्रेन को पड़ता है। याददाश्त, जो मेमोरी का जो पावर है, इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं घटता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग खुद बोलते हैं कि बाबू गर्मी में पानी पिए, पूरा पिया करो। और जो स्वेटिंग के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे ऑलरेडी अगर वाटर का फुलफिल नहीं होता है बॉडी में, वो जो भूलने वाला बीमारी है, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट होता है। मतलब वही याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो पानी प्रॉपर वे में पीना चाहिए। तो स्वेटिंग क्या है, एक तरह का सिक्रीशन है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, वो हमेशा नहीं होता है। अगर एक्सक्रीशन होता तो बॉडी का हमेशा होता वो प्लस, लेकिन सिक्रीशन कब, जब ठंडा सॉरी गर्मी ज्यादा होता है तब। और बहुत से लोगों को तो स्वेटिंग होता ही नहीं है, चाहे कितना भी गर्मी हो जाए, स्वेटिंग कम होता है या होता ही नहीं है बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को बहुत होता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना मैकेनिज्म है। स्वेटिंग होना बहुत अच्छी बात है, बट स्वेटिंग का भी इफेक्ट मतलब फायदा है, उसका साइड इफेक्ट भी है। तो सिक्रीशन ये, क्योंकि स्वेट ग्लैंड से वो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिना स्वेट ग्लैंड के स्वेट रिलीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन अलग चीज है। ठीक है, और इजेशन अलग चीज है। ठीक है, जैसे CO2 भी हमारे बॉडी का वेस्ट है, वो भी तो रिलीज आउट होता है, वो भी तो रिमूव करता है। क्या उसको एक्सक्रीशन बोल सकते हैं? नहीं, उसको हम एक्सक्रीशन में नहीं ले सकते हैं। एक्सक्रीशन का सीधा सीधा मतलब है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको रिमूव करना ही एक्सक्रीशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये तुम लोग अच्छे से याद कर लो, कभी भी रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं लिखोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फटाक से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लो, वो ले सकते हो। ठीक है, ले लिए? यस सर। चलो यस सर। यहाँ, हाँ बेसिक समझ गए ना सब कोई? बताओ, रिप्लाई करो, सबको समझ गए, बेसिक समझ गए ना क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, इसको ध्यान है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताए, क्योंकि 11-12 में ये सब थोड़ा आता है। जैसे यूरिया जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, इसको यूरिकोटेलिक, और इसको बोलते हैं एमेनोटेलिक, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक कॉमन एग्जाम्पल याद रखना, लेकिन हर जगह सब एग्जैक्टली नहीं होगा। अब हम ऐसा बोल दिए कि अमोनिया जो है, वो अमोनिया हर एक टाइम सॉरी, अमोनिया जो है सिर्फ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही रिलीज करेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शन सब जगह दिखेगा। एक कॉमन याद करने का बस तरीका बताए कि अमोनिया, एक्वाटिक, यूरिया, बर्ड्स एंड सॉरी यूरिक एसिड, बर्ड्स एंड यूरिया इज अ होल मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? देखो, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन की बात हम बोल रहे थे, ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जैसे मान लो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मोस्टली मेरीन, भाई मेरीन है तो उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो पानी तो पीता है। अब पानी पीता है तो नमक तो उसमें ज्यादा चल गया ना। अब सॉल्ट, जैसे सॉल्ट अगर वाटर में सॉल्ट चला जाता है तो अंदर का जो भी कंपोनेंट है या फिर कंपोजिशन है चेंज होता है, उससे दिक्कत हो सकता है। तो मेरीन एनिमल जो है एक्सक्रीशन ना करके ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस भी करता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोलाइट
को या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को, उस ऑस्मोटिक मतलब को ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोटिक जो भी वाटर से रिलेटेड है उसको वो मेंटेन करके रखना है, इसलिए वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्यूशन दोनों एक साथ मतलब दोनों मैकेनिज्म वो करता है। ठीक है, एक साथ नहीं, दोनों एक साथ मतलब करता है उसमें, मतलब उसके बॉडी में दोनों मैकेनिज्म होते हैं। अब हम लोग का हम क्या बताएं कि हम लोग के बॉडी में अमाइनो एसिड सॉरी प्रोटीन जो यूटिलाइज्ड हो गया उसका, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जिसको जो यूज करना है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को बहुत ज्यादा यूज करना था, जैसे प्रोटीन बनाना है, कहीं मैसेज भेजना है, कहीं नाइट्रोजनस बेस बनाना है, बहुत कुछ है। तो अमोनिया का काम बहुत है। तो अमोनिया जो होता है, ठीक है, वो अगर वो अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो स्टोर नहीं हो सकता, उसको रिलीज करना है। तो अमोनिया जो है उसको रिलीज करना है, तो क्या अमोनिया के फॉर्म में हम लोग रिलीज करते हैं? नहीं करते हैं। उसको किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? तो यूरिया में। तो ध्यान देना, जो अमाइनो एसिड है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड्स है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है यूरिया में। बस एक छोटा सा मैकेनिज्म समझना, यूरिया में। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता कहाँ है? ठीक है, तो ये लीवर में होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर ये यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये रिमूव नहीं कर सकता है। मतलब डायरेक्टली एमिनो एसिड बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? लीवर में। लीवर में मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को वो खत्म करेगा और एमिनो एसिड को करेगा कन्वर्ट किसमें? यूरिया में। अब ये यूरिया जो होता है ब्लड में, क्योंकि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में था, तो वो जो सिस्टम है वो कहाँ चल जाएगा? किडनी में चल जाएगा। और किडनी में ये जो है यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी में चल जाएगा, और किडनी में फिर जो है पूरा एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म बोलते हैं, कैसे उसको फिल्टर करना है, वो कैसे उसको रिअब्सॉर्ब करना है, वो स्टार्ट होगा। तो ये छोटा सा चीज लीवर में हो रहा है। इसलिए बोलता है कि किसी भी पर्सन का अगर लीवर खराब हो गया तो सबसे ज्यादा जो है उसका इफेक्ट एक्सक्रीशन पे ही पड़ता है। और अगर बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल नहीं हुआ तो वही टॉक्सिक बाद में इफेक्ट करके उसको कोई ना कोई डिजीज काउज कर सकता है या करता भी। ठीक है, ये चीज है। अब एक और चीज है, जैसे हम बोले कि किडनी है ना, जो कि बोलते हैं कि लीवर के बाद वो किडनी में जाता है, किडनी से वो रिलीज आउट होके किडनी में वो अपना मैकेनिज्म करता है। मतलब किडनी में पूरा पूरी हम बोल सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे लीवर के बारे में, थोड़ा सा सुन लो। लीवर का एक सेल ऐसा सेल है जो डिजनरेट हो जाता है बार बार, लेकिन उसमें रिजनरेशन भी कैपेसिटी अवेलेबल है और वो रिजनरेट बार बार हो जाता है। और अगर सोचो लीवर का रिजनरेशन नहीं हुआ, सेल का रिजनरेशन, तो क्या ये मैकेनिज्म फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर वो नहीं करेगा तो वही जो फिर टॉक्सिक पॉइजन फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होता ही होता है। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं हम लोग का जो मेन एक्सक्रीटिव सिस्टम है उसमें, मेन जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है उसमें। तो एक्सक्रीटिव सिस्टम कंसिस्ट किस किस चीज से करता है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है किडनी। ठीक है, उसके बाद है यूरेटर, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, अब उसके बाद है यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सपेल आउट या फिर रिमूवल आउट हो जाएगा। अब अगर किडनी की बात करते हैं तो किडनी 1 पेयर में है, यूरेटर 1 पेयर में है, यूरिन ब्लैडर 1 इन नंबर है, एंड यूरेथ्रा भी जो डक्ट है उसको यूरिन डक्ट भी बोलते हैं, वो 1 इन नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किडनी से। थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा।
तो हम लोग पहले, क्योंकि किडनी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फंक्शन को देखना है, क्योंकि इंटरनल में हम लोग को न्यूरॉन्स के बारे में जानना है और एक्सटर्नल में वो किससे किससे मतलब कौन उसको टिश्यू प्रोटेक्ट करता है, अंदर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वो जानना है। तो सबसे पहले हम लोग किडनी समझेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा ठीक बनाना है।
तो ये है रीनल फैसिया। एडिपोस कैप्सूल, ये है कॉर्टेक्स, मेडुलरी पिरामिड। देखो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, आई मीन एक्सटर्नल ही है, इंटरनल ही है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा किडनी के बारे में जान लो। किडनी जो है वो बीन शेप्ड का वन पेयर प्रेजेंट होता है। जो राइट वाला है वो थोड़ा डाउन होगा इन कंपेरिजन टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होता है राइट के मुकाबले, वन पेयर में प्रेजेंट है, और वो हमारे बैक साइड में लैटरल, और हम लोग बोल सकते हैं उसको डॉर्सली लैटरल, वो प्रेजेंट होता है, हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, सबसे पहले वो सॉफ्ट ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा फ्लोटिंग जो रिब्स होता है वो एकदम कमर के जस्ट ऊपर में फ्लोटिंग रिब्स है, उसको दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, और सॉफ्ट ऑर्गन के है तो इसको प्रोटेक्शन तो एक तो बोन का केज दे रहा है, मीन जो फ्लोटिंग बोन है वो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ में इसके ऊपर में एक लेयर्ड बना रहता है, फैटी एसिड का लेयर होता है, मतलब फैट का लेयर होता है। जैसे स्किन में फैट का लेयर है उसी तरह इसमें भी लेयर है, जिसको हम यहाँ पे लिखे रीनल फेसिया इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। और रीनल फेसिया जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, एडिपोज कैप्सूल। तो याद करो, तुम लोग पढ़े होगे एडिपोज टिश्यू का क्या काम था, वो फैट स्टोरिंग टिश्यू था, तो वही यहाँ पे एडिपोज कैप्सूल नाम दिया गया है, जिसका काम है फैट को स्टोर करके रखना, ताकि एक तरह प्रोटेक्शन स्टॉक वगैरह से उसको बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नल देखो एक और चीज, किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस जगह पार्ट में ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहता है, तो ये ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वो एपेक्स पार्ट में है तो इसको हमको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग आते हैं इसका ये इंटरनल में। तो सबसे फर्स्ट में रीनल फैसिया एडिपोस कैप्सूल, ये किडनी के बाहर में। उसके बाद इसका दो पार्ट है, एक जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं मेडुला, जो कि ब्लैक में हम बनाए हैं इस तरह से। ऊपर वाला पार्ट देखो, सॉरी ये वाला जो पार्ट है, आई मीन ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम लोग बोलते हैं मेडुला। और मेडुला में जो होता है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो मतलब एक फाइबर का बंचिंग टाइप से, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। और दो बंच के बीच में जो स्पेस है वो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन, क्योंकि बर्टीन एक साइंटिस्ट था जिसको दिया था। ये देखो, ये जो इसको बांध के रखा ऊपर में, ये जो हम दिखा रहे तुमको, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है
लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैप्लिया। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, पैप्लिया, रीनल पैप्लिया बोलते हैं। उसके बाद किडनी का एक पोर्शन, एक साइड जो होता है वो छोटा सा ओपनिंग होता है, जिसका काम होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स को, कुछ पार्ट को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर करना। क्योंकि देखो ये इस पोर्स को, इस जंक्शन को बोला गया हाइलम। क्या बोला गया? हाइलम। ठीक है। अब इसमें यूरेटर भी जाता है किडनी के अंदर, किडनी से बाहर आता है। उसी में रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल वर्ड्स सब जगह हो रहा है। तो कभी भी अगर कहीं पे भी बायोलॉजिकल टर्म में रीनल आ जाता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो किडनी से रिलेटेड बात कर रहा है, इसको ध्यान देना। ठीक है। तो रीनल वेन तो वही काम है, रीनल आर्टरी का भी वही काम है। और ये जो यूरेटर होता है, अल्टीमेटली यूरेटर इसके अंदर में नेफ्रॉन है, उससे ये कनेक्ट होता है। क्योंकि नेफ्रॉन का ही फंक्शन होता है यूरिन के फॉर्मेशन में। अब वो वहां से जब रिलीज होता है सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस कर, उसका तो यूरेटर के थ्रू चला जाता है यूरिनी ब्लैडर में। ठीक है। तो ये दोनों किडनी में है, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा। तो हाइलम जो हम बता रहे हैं वो जंक्शन है, एक तरह का ओपनिंग है, जहां से रीनल वेसल्स जो है, आर्टरी वेन अंदर जाता है, यूरेटर अंदर जाता है, और उसी से बाहर भी आता है, क्योंकि उसको वहां से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जो सिंपल है, आर्टरी का काम है लेके जाना और वेन का काम है लेके जाना। तो यहाँ पे रीनल वर्ड यूज हो रहा है, तो वही होता है कि रीनल के वर्ड के थ्रू ब्लड जाता है और रीनल वेन के थ्रू ब्लड बाहर आता है, क्योंकि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये चीज है। अब यूरेटर, यूरेटर जो है हम क्या बताएं, यूरेटर जो होता है उसका काम है यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लडर के पास लेके जाना। क्योंकि यूरिनरी ब्लडर एक बैग लगा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे यूरिन जो होता है वो कुछ टाइम तक स्टोर होता है, और वहां पे एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसके कारण जब बोलते ना अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, आई मीन मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन होना। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है। तो जब मिक्चुरेशन होता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जाता है, और वहां पे एक नर्वस, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन, एक तरह का वहां मैकेनिज्म होता है जिसके कारण यूरिन ब्लडर पे प्रेशर पड़ता है, वो ओपन होता है और यूरिन बाहर निकल जाता है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट ये इसका इंटरनल है। अब ये तो इसका हम लोग पढ़ ले कि एक्सेसरी पार्ट जो है, बट इसके इसके भी अंदर में, आई मीन किडनी के, ये तो इंटरनल ही है। इसी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूनिट होता है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन भी इसी में प्रेजेंट होता है, जो कि मेडुला में ज्यादा, कॉर्टेक्स में कम। क्योंकि दोनों पार्ट में वो प्रेजेंट हो जाता है, तो मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों में प्रेजेंट हो जाता है। हम लोग को वहां पे देखना मेडुलरी में कौन सा पार्ट है और कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो किडनी के अंदर में जो मेन पार्ट है, जिसको हम लोग यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, समझ गए? इसको समझे यहाँ तक? बोलो, इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये यहाँ ध्यान रखना, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर वगैरह का। रिप्लाई करो। हेलो, कहाँ चलेगा सब? सर लोग रिपीट हैं कीजिए सर एक बार। हैं? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या हो गया? नहीं सर, नहीं समझे क्या? सर एक बार बस फिर से रिपीट कर। ठीक 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 है, चलो देखो, किडनी जो है, ठीक है, किडनी वन पेयर में प्रेजेंट है, और वो हमारे बैक साइड में मतलब पीछे के तरफ से साइड में वो प्लेस्ड होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा फ्लोटिंग रीव करता है। ठीक है। वन पेयर होने के कारण एक लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो लेफ्ट वाला जो थोड़ा सा ऊपर होता है, सिचुएशन एक पोजीशन बता रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट वाला थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट में ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी का है। बट अगर हम बात करें किडनी का मेन पार्ट, तो क्योंकि किडनी में काम है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, और प्यूरिफाई करना, तो कहीं ना कहीं जो रिमूव करता है इस किडनी का, जो रिमूवल वाला पार्ट है, कहने का मतलब तो किडनी में एक पार्ट होगा जो कि उसको रिमूव करेगा, उस पार्ट का नाम है नेफ्रॉन। मतलब हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब किडनी के अंदर में क्या प्रेजेंट है, तो नेफ्रॉन। उस चीज का भी नहीं बताएं, पहले हम एक्सटर्नल बात कर रहे हैं, मतलब
इंटरनल बात करें, सॉरी। तो सबसे पहला किडनी सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन, इसमें कहीं बोन नहीं, सिर्फ मसल से सॉफ्ट ऑर्गन है। तो सबसे पहला एक एक फैट मॉलिक्यूल का लेयरिंग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल फेसिया, ऊपर लेयर को रीनल फेसिया, उसके जस्ट नीचे में एडिपोज कैप्सूल। जहां पे एडिपोज कैप्सूल है मतलब वो फैट स्टोरिंग कैप्सूल है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू का काम ही था फैट को स्टोर करना। फैट के स्टोर करने से यहाँ एक लेयर बन जाएगा और वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद किडनी को दो पार्ट में बांटते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ठीक है, साइड से, ठीक है, वो है कॉर्टेक्स, यहाँ हम लोग कॉर्टेक्स लिखे। उसके बाद जो पार्ट को मेडुला। अब मेडुला में जो ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉर्टेक्स से कनेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। देखो मेडुलरी पिरामिड ये है। उसके बाद दो स्ट्रक्चर के बीच में रीनल कॉलम ऑफ बर्टीन, क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉलम बना हुआ है जिसको रीनल कॉलम बोला है। ऑफ बर्टीन, बर्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है जो इस कॉलम को दिया था। तो उसके बाद ये जो फाइबर को बंच के फॉर्म में उसको पकड़ के रखा हुआ है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो सब जगह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ब्लू वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैप्लिया, जो कि इस फाइबर को कनेक्ट करके कॉर्टेक्स से एक तरह का बंच के फॉर्म में, जैसे झाड़ू की तरह दिख रहा होगा, इस तरह से करता है। उसके बाद अंदर वाला पार्ट में एक तरफ से रीनल आर्टरी, एक तरफ से रीनल वेन। कहने का मतलब है कि आर्टरी वेन का काम वही है, बट यहाँ टर्म चेंज है क्योंकि किडनी से रिलेटेड बात कर रहा है, वो है रीनल आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा, रीनल वेन डीऑक्सीजन ब्लड लेके चला जाएगा। यहाँ वेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट जो होता है वो एक ही लेके आता है, वो है रीनल आर्टरी। चलो अब ये जो जो किडनी है जो दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इस ओपनिंग को, इस जंक्शन को बोला जाता है हाइलम। हाइलम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा ओपनिंग है जहां से रीनल वेसल्स, आर्टरी बोलो, वेन बोलो, यूरेटर बोलो, वो सब अंदर और बाहर, मतलब आर्टरी और वेन दोनों अंदर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, और वो बाहर भी निकलेगा, तो उसी हाइलम से निकलेगा। क्योंकि यूरेटर जो होता है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि किडनी के अंदर में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से कनेक्ट होता है यूरेटर, तो अंदर में नेफ्रॉन है और उससे कनेक्ट हो रहा है यूरेटर, तो यूरेटर भी जो बाहर जा रहा है वो उसी ओपनिंग से जा रहा है। तो एक तरह का वो ओपनिंग जंक्शन समझ सकते हो, जहां पे पास करता है यूरेटर एंड रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, यही है तुम्हारा, ठीक है। अब किडनी के अंदर में जो है वो मेन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो मेन पार्ट बोल रहे हैं, जो यूनिट बोल रहे हैं, वो है नेफ्रॉन, जो कि मेडुला और कॉर्टेक्स दोनों रीजन में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब जो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़े, मतलब वो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन ही मेन पार्ट है, क्योंकि वहीं पे फिल्टर्ड होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, मैकेनिज्म वगैरह जो होना होगा, ठीक है, यही है तुम्हारा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें कभी कुछ वैसा नहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बट आर्टरी वेन ये इधर वाले पोर्शन का क्वेश्चन बनता है, बाकी बाद वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ फिगर है तो बनाने का दे दिया तो दे सकता है। दिक्कत बोलो, किसी तरह का कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा सर, ऐसा है क्यों कि एक किडनी ऊपर होता है दूसरा नीचे, ऐसा क्यों? लिवर वो की वजह अकॉर्डिंग से। टू पोजीशन, हाँ अकॉर्डिंग टू, उसमें कोई और ये लॉजिक है नहीं। एक लेकिन एक अच्छा लॉजिक क्या है पता है, कि किडनी जब फंक्शनिंग होता है तो एक टाइम पे एक ही फंक्शन, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले चुके सर। ले लिए सर। ले लिए हो ना, ठीक ठीक। तो हम बता रहे थे किडनी का इंटरेस्टिंग बात यह है कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो कि वन पेयर में रहता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही एक्टिव होता है। अगर दूसरा एक्टिव होना होगा तो पहला को खराब होना पड़ेगा, तब दूसरा एक्टिव होगा। और ये ऐसा ही होता है पूरे लाइफ में, एक ही किडनी से सरवाइव कर सकते हैं। देखते हो कभी कभी सुनते होगे कि किसी का किडनी फेल हो गया तो वो अपने वाइफ से लेगा, या फिर अपने फादर से लेगा, या अपने बच्चों से लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक किडनी फिलहाल वो एज अ वेस्ट की तरह काम करता है। मतलब जिस पर्सन का किडनी फेल है, मतलब दोनों किडनी फेल हो चुका है, एक किडनी फेल पहले हुआ, जैसे फेल हुआ दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा भी फेल हो चुका है, तब जो है उसको जरूरत पड़ा है किसी और का, तो डोनेट करता ही है, ठीक है। मोस्टली
जो है वाइफ या फिर जो ब्लड रिलेशन में है उसी से ले सकते हैं ये सब केस में। तो किडनी जो होता है वो इस तरह से काम करता है। फर्स्ट एक टाइम पे एक ही होगा, और जब खराब हो रहा है मतलब दोनों खराब हो चुका है, अब हमको दूसरे से लेना पड़ेगा, डोनर ढूंढना पड़ेगा जो कि फैमिली में ब्लड रिलेशन होना है। इसलिए ना बोलता है कि डोनेट किया, कौन डोनेट किया, तो वाइफ डोनेट की, या उसके पापा डोनेट किए, या फिर बोल सकता है उसके बच्चे ने डोनेट किया, जो भी किया, जिसने भी डोनेट किया। तो जो डोनेट करने वाला है उसको भी तो सर्वाइव करना, लेकिन वो एक किडनी से आराम से रह लेगा। ठीक है, ये चीज होता है, इसलिए वन टाइम पे वन ही किडनी एक्टिव होता है, दूसरा नहीं होता। ठीक है, चलो सर ये तो हो गया। पूरे लाइफ टाइम में एक ही किडनी काम करता है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो सर लेफ्ट करता है कि राइट करता? नॉर्मली तो ये राइट वाला करता है, नॉर्मली देखा गया है। ठीक है ना, यही है। अच्छा सर, एक किडनी खराब रहेगा और दूसरा काम करता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि खराब हो गया है वो? नहीं पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? एक ही किडनी ना काम करना है जी उसको। अब एक खराब हो गया, वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा दोनों किडनी, ये संभव नहीं है। ठीक है, कि हाँ मेरा एक किडनी खराब है तो हमको पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों खराब होगा तभी, क्योंकि एक किडनी खराब होगा, दूसरा किडनी ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर कुछ फर्क पड़ता तब ना देखा जाता कि नहीं हाँ किडनी में कुछ वैसा कुछ हो जाता है, या जो भी ये चीज होता है। ठीक है। अच्छा सर, किडनी तो हम लोग मरा हुआ इंसान से ले सकते हैं ना? नहीं, सर क्यों? क्योंकि डेड बॉडी में एक रूल है कि कुछ टाइम तक ही तुम उसका जो है वो किडनी को, आई मीन कुछ ऑर्गन कुछ टाइम तक ही लाइव रहता है, वहां पर मर जाता है। ठीक है, जैसे ब्रेन तो तुरंत डेड, बट बोला गया है कि कोई अगर हार्ट, कोई जिंदा आदमी का अगर हार्ट हम लेते हैं तो वो 4 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा हार्ट। ठीक है, आईज का जो एक्टिव केस है वो 24 घंटे का रहता है, इसलिए मरने के बाद बोलता है कि हम आंख दान में दे सकते हैं, और दे भी सकता है कोई, अगर हेल्दी आईज है तो देना में कोई बुराई नहीं है। वो 24 घंटे तक एक्टिव रहता है, और मैक्सिमम ऑर्गन एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो है ना बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? सर एक्सक्रीशन नहीं होता होगा। पागल, एक्सक्रीशन नहीं होता सर होगा। फूलने लग रही है। अरे मसल्स का जो एक्टिविटी है वो स्टॉप कर जाता है। मसल्स हमेशा एक मैकेनिज्म करता है, कॉन्ट्रैक्शन लिखता है। हम हिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी हैंड्स जो है अपना मूव करा रहे हैं, हिला रहे हैं ना, देखो तो मसल्स एक्टिविटी कर रहा है ना। मसल्स का एक मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वही बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, धीरे धीरे स्टिफ कर जाएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन स्टिफ कर जाएगा तो वो धीरे धीरे भारी होना स्टार्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी किसी किसी डेड बॉडी का देखना हाथ वगैरह ऐसे सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है हाथ पैर सब। क्यों? वो मसल्स का स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वही अगर बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है। तो कुछ कुछ चीज है जो ये है, बट हाँ किडनी जो है वो थोड़ा महंगा भी मिलता है, 4-5 लाख रुपए का एक किडनी आता है। ठीक है, वैसे पता है हर एक पर्सन करोड़पति है, वो हर एक पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो करोड़पति इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बॉडी का, पूरे फुल मैच्योर बॉडी का अगर प्राइस लगाया जाए तो बहुत बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। ये और अप्रॉक्स बता भी देते हैं 27 करोड़ 36 लाख का उसका पूरा बॉडी का दाम है जी, समझे, एक नॉर्मल मैच्योर पर्सन का। बॉडी जो है ना बहुत महंगा है, तो उसको संभाल के थोड़ा सा रखना चाहिए, मतलब फिट रहना चाहिए, और क्या। ठीक है, और आलतू फालतू सवाल, आलतू फालतू चीज दिमाग में नहीं लाना चाहिए। आजकल देख रहे हैं ना क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में या फिर लोकल वगैरह जो भी हो, बहुत महंगा है ये सब चीज। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी गरीब मत समझा करो कोई भी हम लोग अमीर हैं, बहुत बड़े करोड़पति आदमी है। ठीक है, किडनी हो गया या फिर आईज वगैरह है, वो सब हम लोग डोनेट कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, इवन कुछ दिन की बात है, 6 महीना साल भर के पहले की बात है, एक बहुत न्यूज आया था कि बैंगलोर से मैंगलोर का जो दूरी था, एक ड्राइवर तय किया था एम्बुलेंस वो हार्ट सर्जरी के लिए, वो 3 घंटा 40 मिनट में। ये सुने हो गए बहुत ज्यादा। तो यस सर। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन जो है, कोई ओल्ड पर्सन जो है वो अपना हार्ट दे दिया था,
और वो एक संजोग से बच्चे मिल भी को। गया, और वो 4 घंटे के ही बाद वो रहता है, तो 4 घंटे के अंदर में उसको पहुंचाना था। खैर इसके लिए ड्राइवर के साथ साथ में पूरे सिटी वगैरह पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग ट्रैफिक क्लियर करके रखा था। फिर भी 400 किलोमीटर 3.5 घंटा में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। ड्राइवर मतलब सोचो कैसे चलाता होगा। ठीक है, चलो खैर वो सब चीज है ही। तो कुछ कुछ पार्ट है जो कि मरने के बाद एक्टिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है तो वो डेड हो जाता है। I mean, वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, सर तो वो चलो। जो 4 घंटा एक्टिव रहता है हार्ट जो आप हम्म बोले ना, तो मतलब हम्म हम्म फिर दूसरे जो भी पर्सन है उसके मतलब लगा देंगे, उसमें फिट कर देंगे, तो हम्म। फिर मतलब वो काम करना शुरू कर देगा। हाँ 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 हाँ, काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। देखो हार्ट ट्रांसप्लांट थोड़ा टफ चीज है, बट हार्ट सर्जरी तो कॉमन ही है ना, सब कुछ होता है। लेकिन ट्रांसप्लांट टफ चीज इसीलिए है कि एक टाइम पे, क्योंकि देखो अब जितना टाइम उसको लिमिट मिला उस टाइम पे फिट कर देना उसको। सोचो 3.5 घंटा में पहुंचा होगा, तो आधा घंटा में उसको सेट कर दिया होगा वहां पे, क्योंकि सारा कुछ रेडी था ना। ठीक है, एक जो छोटी सी बच्ची थी उसका तो हार्ट ही शायद सुनते हैं डेवलप हाँ नहीं हो सर। पाता सही से, तो वो चीज था वहां पे हार्ट। अब तो ठीक है, तो वो सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से ना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज है। इसीलिए जैसे आंख का बताए वो 24 घंटा रहेगा, मरने के बाद भी 24 घंटा एक्टिव रहेगा, तो हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते, निकाल सकते। ठीक है, और ऐसे तो मैच्योर पर्सन, जैसे मान लीजिए जिसका 18 साल 20 साल 25 साल के पर्सन का अगर तुम बात कर रहे हो, तो उसी का नाम बोले कि नहीं, 25-30 साल तक में जो पर्सन है ना उसका बॉडी मैच्योर भी हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव रहता है। तो उस टाइम का हम तुमको दाम बताए कि नहीं इतना इतना हो। ज्यादा कॉस्टली मिलता है। ठीक है, सर तो हार्ट का प्राइस कितना होगा? जो है किडनी के बारे में पढ़े, इसका इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग रीड करना थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज बात पूछना था, यहाँ तक तो समझ में आ गया? तो डाउट नहीं टॉपिक से कुछ नहीं ना? नो सर। सर No, sir. ये फिलहाल सर नॉर्मल ही था क्लास आज का। स्टार्टिंग का जो मैकेनिज्म है, आई अरे, मीन स्टार्टिंग का जो बेसिक मॉडल है वो चीज है। ठीक है, एक चीज और पूछना था, तुम लोग का कुछ सिलेबस वगैरह कम हुआ है क्या? स्कूल से कुछ हाँ ऐसा सर, मिला है? हाँ हाँ सर। सर, हुआ है। वो प्लांट वाला में केमिकल वो केमिकल कोऑर्डिनेशन था ना, कोऑर्डिनेशन। वो नहीं आएगा पूरा चैप्टर। तो और नर्वस सिस्टम में बहुत सारा पार्ट कटवा दिया गया है। और ह्यूमन एवोल्यूशन। अच्छा उसमें पता नहीं, पर सर सारा मतलब चैप्टर सारा है, बस टॉपिक कुछ कुछ हटा दिया गया है सारे चैप्टर में से। हाँ। अच्छा, एक्सक्रीशन में कुछ भी हटाया है क्या? नहीं तो सर, तो मतलब बायो में एक्सक्रीशन, उतना नहीं होगा। अच्छा बायो में उतना नहीं है, मतलब एक्सक्रीशन में कुछ नहीं ना हटाया है? नहीं सर, इसमें तो है अच्छा ही सब। नहीं। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हमको उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या चीज है, कितना क्या वो टॉपिक को डील करना है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर जो जूनियर्स का था, जैसे 19 के बच्चों से बात हुई थी मेरी, तो वो लोग बोले सर में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक हटा दिया गया, जैसे डाइवर्सिटी की 5 किंगडम हटा दिया गया उन लोग का। ठीक है, फिर एलिमेंट डाइजेस्टिव पोल्यूशन सिस्टम। वगैरह भी हट गया है। हाँ, तो इसीलिए हम सोचे थे कि हम तुमसे पूछ लेते हैं कि आखिर मान लिया जाए अगर वैसा कुछ होगा, तो फिर क्यों नहीं हम लोग उस उतना पे ही पढ़ाई किया जाएगा, और क्या। ठीक है, सर एक डाउट था। हाँ बोलो, क्या बोले थे? सर बोल रहे कि सर से 2 किडनी है ना सर। सर एक किडनी कोई आदमी डोनेट कर दिया और दूसरा दूसरा, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। किडनी दूसरा खराब हो गई तब उसी के वो पास रहेगा। कितना? क्या क्या बोले? हाँ क्या बोले? दूसरा किडनी? सर पहला किडनी डोनेट कर दिया हाँ हाँ हाँ। और सर दूसरा किडनी कुछ समय बाद खराब हो गया, तब कितना टाइम तक वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ज्यादा दिन तक, जब तक उसको ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे। ठीक है, वो किडनी के अलावा और कोई कुछ दूसरा कर नहीं सकता है।
तो जो किडनी मान लो खराब हो जाता है तो डायलाइजिंग वगैरह करना पड़ेगा, डायलिसिस कराते रहो, पैसा फेंकते रहो, जिंदा रहेगा, डायलिसिस नहीं कराओगे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी का क्या काम है कि जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, तो हम लोग डायलाइजिंग, जो आर्टिफिशियल डायलाइजिंग बोलते हैं, हेमोडायलाइजिंग, वो क्या है? डायलिसिस वही तो है कि देखो नॉर्मल कोई पर्सन को जब डोनेट किया जाता है, ठीक है, तो जो डोनर है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेसिपिएंट को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो वो लोग 6 महीना साल भर पे बोलता है डायलाइजिंग कराता है एक बार। डायलाइजिंग मतलब क्योंकि उतने अच्छे से वो प्रॉपर वे में फंक्शन किडनी नहीं कर पाता है, तो प्रॉपर वे में जो भी वेस्ट है वो रिलीज मतलब वो नहीं रिलीज हो पाएगा। देखो वेस्ट का रिलीज होना क्यों बॉडी को हार्म करता है, एक तो टॉक्सिक समझ में आ रहा होगा, पॉइजन, लेकिन एक्सक्रीशन का जो है ही, साथ साथ में इसको एकदम क्लियरली ध्यान रखना कि बॉडी का टेम्परेचर कोई मेंटेन करता है। अगर एक्सक्रीशन कर रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी वहां पे मेंटेन होगा, और अगर एक्सक्रीशन प्रोसेस सही से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक सेल का प्रॉपर्टी है होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और अगर ये प्रॉपर्टी लॉस कर गया सेल का ना तो दिक्कत है। तो वो लॉस तभी करता है जब बॉडी से टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव आउट नहीं होगा। तो ये भी चीज है। हाँ, जैसे पूछे किडनी के, मान लो कोई पर्सन डोनेट कर दिया और एक पर्सन जिंदा है, मान लो अचानक से उसका खराब हो गया या डैमेज कर गया, जो भी कर गया, तो एक चीज ध्यान रखना कि किडनी जो है जब खराब हो जाएगा तो उसको इमीडिएट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो वही बार बार डायलाइजिंग करो, पैसा दो, डायलाइजिंग करो, सप्ताह में तुमको 3 बार 4 बार करवाना पड़ेगा, तभी सही से सर्वाइव करोगे। और वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें भी बहुत तरह का दिक्कत होने लगता है ना। इसीलिए जो किडनी का काम है, तो किडनी के लिए तुरंत किडनी चाहिए ही चाहिए, इसलिए ट्रांसप्लांट तुरंत करना पड़ता है। ठीक है, यही है। और कुछ? चलो ठीक है, सबको आज का क्लास समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है थोड़ा सा पहले हम इसका नोट्स लिखेंगे, ठीक है ना, और उसका फिर आगे हम लोग नेफ्रॉन में जो है, क्योंकि नेफ्रॉन ही इसका मेन मतलब पार्ट है, उसी में हम लोग का सारा कुछ होता है, तो वो चीज को ध्यान से पढ़ना क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस निकलेगा। स्ट्रक्चर, ये जो आज का स्ट्रक्चर है इसमें नॉर्मल रीड करके जाना, कौन कहाँ क्या प्लेस्ड है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नेफ्रॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो पढ़ के आओ, फिर आगे रीड करके आना, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास